चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स डिफाइन किए थे, क्या होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत जनरल प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, है ना। और एक टॉपिक डाला था कि कैसे अपन प्रेडिक्ट करेंगे एक एलिमेंट का पोजीशन अगर हमें उसका क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, है ना। तो चलो उसका स्टेप्स लिखते हैं कि कैसे पता करेंगे। हैंड डाल दिए थे क्या? हाँ चलिए लिखिएगा, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, तीन चीजें बतानी है, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट corresponds to the period of the element corresponds to the principal quantum number of the valence shell. Principal quantum number of the valence shell. Principal quantum number of the valence shell. ठीक है, मतलब आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम की बात करते हैं अपन, है ना। ये पॉइंट्स लिख करके पोटेशियम का एग्जांपल देख करके तीनों बता देंगे पोटेशियम का, कि पोटेशियम किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, किस पीरियड को बिलोंग करता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो पोटेशियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, विच इज 19। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नया वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, पोटेशियम। ठीक है, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल। तो इनमें कौन सा लास्ट शेल होगा, फोर्थ। 3 के बाद ही 4 आएगा ना, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 आएगा। तो आखिरी शेल का हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, अगर ये 4s लिखा हुआ है, इससे अपन दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। 4 उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और s से पता चल जाता है उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि l। क्या पता चलता है, l, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0, t के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो सिर्फ ऑर्बिटल का नाम देख करके आप दो इंफॉर्मेशन तो तुरंत बता सकते हो, n और l का वैल्यू। n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो इससे पता चल गया कि ये कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, फोर्थ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है उसका, आउटर मोस्ट शेल का, फोर्थ। तो पीरियड क्या है इसकी, फोर्थ पीरियड। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखना। आप लोग लास्ट में एग्जांपल लिख रहे ना, पहले पॉइंट्स लिख लो सारे। सेकंड पॉइंट लिखो, ब्लॉक के लिए बात करते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक का तो जो डेफिनेशन अपने लिखा ना, वहां से आप ब्लॉक बता सकते हो। ब्लॉक का डेफिनेशन क्या लिखते हैं हर का, कि इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव एस सब शेल, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, p subshell, तो p block element. If the last electron enters the d orbital of penultimate shell, तो d block element. एंटी पेनाल्टीमेट शेल के f में जा रहा है तो f block element। मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी ही पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा ना कि हमने आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां बैठाया है। जैसे इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है, 4 के s में, यानी कि ये s ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो उसी के लिए पॉइंट लिख रहे हैं अपन, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट corresponds to the type of orbital, the block of an element corresponds to the type of orbital which receives the last electron, which receives the last electron। जो ऑर्बिटल आखिरी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, वो, उससे हमें ब्लॉक का पता चल जाएगा। ठीक है, which receives the last electron। ठीक है,
तो ये क्लियर है? तो ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है? ब्लॉक इज एस। ठीक है, चलिए ग्रुप के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट is predicted from the group of an element is predicted from the number of electrons in the valence shell, from the number of electrons in the valence shell, और ऑब्लिक करके एंड भी लिखना, और ऑब्लिक एंड पेनाल्टीमेट शेल, पेनाल्टीमेट शेल, पेनाल्टीमेट शेल एज फॉलोज, एज फॉलोज। ग्रुप के लिए थोड़ा अलग रूल है, अलग अलग ब्लॉक के लिए हम अलग अलग रूल देखेंगे। तो ए करके फर्स्ट रूल लिखना ग्रुप के लिए, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, group number is equal to the number of valence electrons. For S block elements, group number is equal to the number of valence electrons. Group number is equals to number of valence electron. B लिखो P block के लिए, for P block elements, for P block elements, group number is equals to, for P small p लिख रहे हो ना, SPDF small letters, for P block elements, group number is equals to, group number is equals to 10 plus, 10 plus number of valence electrons, 10 प्लस कर देते हैं क्योंकि D को पार करना है अपन को, सुन रहे हो? बीच में 10 कौन है? D है। आपको याद आ रहा है स्ट्रक्चर टेबल का? इधर S थे 2, बीच में 10 D है, इधर 6 P है, तो वो 10 को क्रॉस करना है ना अपने को, इसलिए 10 ऐड करेंगे टू व्हाट? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड थर्ड, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, group number is equals to, group number is equals to number of electron in, number of electron in n minus 1 d, n minus 1 d subshell plus number of valence electron, number of valence electron, number of valence, मतलब आपको NH शेल भी देखना है और एक पीछे वाले का D भी देखना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द ग्रुप नंबर। तो अभी जो हमारा एग्जांपल है पोटेशियम का, उसके लिए आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन S में गया, इसलिए उसको अपन S ब्लॉक बोल दिए। जैसे ही आपने S ब्लॉक बोला तो ग्रुप नंबर के लिए आप सिर्फ S ब्लॉक का रूल देखोगे। तो S ब्लॉक में क्या लिखा है हमने कि फॉर S ब्लॉक ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? 1, तो ग्रुप क्या हो गया इसका? 1, ग्रुप नंबर इज 1। समझ रहे हैं क्या? चलो कोई डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है? डी ब्लॉक एलिमेंट, चलो लेट्स टेक क्रोमियम, क्रोमियम ले ले, एटॉमिक नंबर इज 24, ठीक है? तो क्रोमियम के लिए अपन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आपका 3d5, 4s1। भरा पहले 4s ही है, लिखते पहले 3d है, ठीक है? और वो हाफ ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट आपको याद है ना कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में गया है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में गया है ताकि हाफ फिल्ड हो जाए, पूरा का पूरा 3d क्या हो जाए? हाफ हाफ फिल्ड हो जाए, इसलिए ऐसा उसने किया है। अब आखिरी शेल कौन सा है? 4th, तो कौन सा पीरियड हो गया इसका? पीरियड नंबर 4। क्योंकि पीरियड नंबर कैसे पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन है इसमें? 4, 4 के बड़ा सा कोई नंबर नहीं है ना, तो 4th इज दी
पीरियड नंबर, 4 इज द पीरियड नंबर। अब आते हैं ब्लॉक में, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है इसका, देखो एस में नहीं जा रहा है, एस तो पहले भराता है, बोला ना मैंने, एस पहले भराता है, लिखते पहले डी है क्योंकि वो 3 है ना, इसलिए पहले 3 के सारे लिख दो, फिर 4 के लिखेंगे। तो पहले भराया एस है, बाद में डी भराया है, तो एक्चुअली आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है, 3 के डी में, n-1 के डी में, पेनाल्टीमेट के डी में। तो ये आपका कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ग्रुप की। तो अब देखो डी वे में हमने क्या लिखा है, डी में हमने क्या लिखा है, फॉर डी ब्लॉक ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करेंगे, प्लस लास्ट के n में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको काउंट करेंगे। तो n इसका क्या है 4, n-1 क्या है 3, तो 3d में कितने हैं 5, और 4s में कितने हैं 1, इट बिलोंग्स टू सिक्स्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप में है। और है भी, देखो इधर पोटेशियम है आपका फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम है, यहां तक तो हमें याद भी है। उसके बाद 21वां कौन है, स्कैंडियम, थर्ड ग्रुप। फिर उसके बाद हमारा टाइटेनियम है 22, फोर्थ ग्रुप। फिर है हमारा वेनेडियम, फिफ्थ ग्रुप। और फिर है हमारा क्रोमियम, सिक्स्थ ग्रुप। सुन रहे हैं? इसके बाद आता है मैंगनीज, सेवेंथ ग्रुप। फिर आता है हमारा मैंगनीज के बाद ये 25 होगा, 26 पेको नहीं, 26, 27, 28। फिर हमारे लास्ट के 2 बच गए, ये तो पता होना चाहिए आपको, कॉपर 29। अरे 24 और 29 तो याद होना ही चाहिए ना। और फिर लास्ट हमारा है जिंक 30। तो ये है ग्रुप नंबर 1, 2, 3। सर ग्रुप वाला समझ नहीं आया, बता रहा हूं फिर से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 से 18 तो हमारे पी ब्लॉक है। 13 से 18 क्या है, टी ब्लॉक। देखो ग्रुप प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास तीनों के लिए अलग अलग रूल है, एस के लिए अलग रूल है, पी के लिए अलग रूल है, डी के लिए अलग रूल है। एफ का जरूरत नहीं है क्योंकि एफ वालों का ग्रुप नंबर 3 ही होता है। मैंने बताया था ना कि लैंथेनम जिसमें है, एक्टिनियम जिसमें है, वही उनका ग्रुप भी होगा। तो एक्टिनॉइड्स का और लैंथेनाइड्स का अलग कोई ग्रुप नहीं होता, दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3। एम आई क्लियर? और पीरियड की बात करेंगे तो लैंथेनाइड का 6 और एक्टिनॉइड्स का 7। नहीं हो, लैंथेनाइड्स का 6th पीरियड एंड एक्टिनॉइड्स का 7th पीरियड, और ग्रुप दोनों थर्ड में ही आएंगे। ये क्लियर है? इसलिए एफ का हमने अलग से ग्रुप का रूल नहीं लिखा है। एफ का क्या लिखे, एस के लिए क्या लिखा हमने कि जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आखिरी शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे एक ही था, और ये वाले में ना यहां पे एक ही था, तो एस ब्लॉक के लिए हमने क्या लिख दिया, ग्रुप नंबर 1। तो एस ब्लॉक के लिए अपन ने एस ब्लॉक का रूल यूज किया कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बस काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उनका ग्रुप नंबर होता है, विच इज 1, इसलिए ग्रुप नंबर 1। डी ब्लॉक के लिए हमने रूल क्या लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी n-1 डी। अब देखो क्रोमियम का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर आप समझो n और n-1 क्या होता है। इससे कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो आपको n की हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है ना, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है, वही हमारा n होता है, विच इज व्हाट, देखो इसके लिए 1 है, इन दोनों के लिए 2 है, इनके लिए 3 है, और ये 4 है। तो यही हमारा क्या है n, ये क्या हो गया n। n-1 डी बोले तो 3d, n-1 मतलब 4-1 3, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ऐड कर दिया कितना आया 6। तो ये हमारे ग्रुप का रूल हुआ फॉर डी ब्लॉक। अभी आया समझ में वैष्णवी? यस सर। और एफ ये पी के लिए हमने क्या बोला, चलो एक पी का एग्जांपल लें, ये समझ में आ गया आपको। एक पी वाले का एग्जांपल लेते हैं, चलो लेट्स से क्लोरीन, क्लोरीन ले लूं, इस तरह से ना क्लोरीन। तो चलो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। चलो लेट्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। हो गया 17 है ना, 6 4 10 11 12 12 5 17 हो गया। चलिए पीरियड, हाईएस्ट वैल्यू कितना आपको दिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 3, वही बैलेंस शेल है उसका, तो ये हो गया आपका पीरियड 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्लॉक में, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में गया है, पी में, इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक।
ठीक है। अब पी ब्लॉक के लिए ग्रुप का रूल देखो, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेंगे ग्रुप के लिए, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे आखिरी शेल कौन सा है, आखिरी शेल कौन सा है पूछ रहा हूं, सब शेल नहीं पूछ रहा हूं। आखिरी शेल 3 है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 5, 7। 17th ग्रुप को बिलोंग करता है ये। उसके बाद तो हमारा हेलोजन वो आ गया ना, इनर्ट गैस, नोबल गैस 18th। सही है ये 17 ग्रुप, कोई डाउट? हाँ, आर्गन के लिए भी आप अगर यही काम करोगे, आर्गन, तो आर्गन के लिए क्या होगा, एटॉमिक नंबर 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। थर्ड पीरियड, पी ब्लॉक 10 प्लस 8, 18th ग्रुप। जस्ट बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी लास्ट के 2-3 से ही आप तीनों चीजें बता सकते हो, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। क्लियर है ना? चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the elements given below. Write the electronic configuration of the elements given below and also predict the period, group number and block, and also predict the period, group number and block to which they belong. Also predict the period, group number and block to which they belong. To which they belong. Also predict the period, group number and block to which they belong. ठीक है, नंबर्स लिख रहा हूं यहां पे मैं। एक ए नाम का, मैं एलिमेंट के नाम नहीं है ना कुछ, मतलब ए बी सी डी ई दे रहे हैं, हाइपोथेटिकल है ना, तो ए नाम का एलिमेंट नहीं होता। तो ए एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 9, बी के लिए एटॉमिक नंबर है 12, सी का एटॉमिक नंबर है 29, डी का है 54 और ई का है 58। चलो करो इनको, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर वही सारे अभी जो अपन ने किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को डाउट आ रहा है तो ये हमारा ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्बिटल का ऑर्डर है। सबसे पहले 1s भराता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर 3d, ठीक है, उसके बाद 4p, ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं नीचे 5s में, फिर आता है हमारा 4d, फिर आता है 5p, फिर नीचे आते हैं 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद 5f, 6d एंड 7p। ये ऑर्डर है ना? और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f पे मैक्सिमम 14। इतना इंफॉर्मेशन काफी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। सर हाँ C29 है ना? हाँ, C29 है, C29, D54, E58। कोई डाउट है तो पूछिए, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है।
हो गया, बन रहा है। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। क्या बात है वैभवी, कितना हुआ? तो साथ साथ में करते जाओ ना। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखते आ रहा है गौरीशा? और पीछे अभिनव कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहा है? लिखा 9 का लिखा? बता मेरे को 9 का कैसे लिखा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, हाँ, 2s2, 2p5। ठीक है, आप लिख पा रहे हो विवांशु? 12 का बता मुझे विवांशु। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, वैभवी 29 का बताओ। 1s2, 2s2, 2p6, है 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, फिर और आगे। सर 3D आएगा क्या? हाँ, पहले 3d आ जाएगा, भराएगा पहले 4s। तो 4s 2 होता है, पर एक इलेक्ट्रॉन जम करता है ना। 29 क्या है हमारा? कॉपर। 29 क्या है? क्लिक करना चाहिए था आपको 24 और 29 में, तो पट से आना चाहिए याद कि एक इलेक्ट्रॉन को जम कराना है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा ताकि 3d में फुलफिल हो जाए 4s1। ऐसा रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। फिफ्टी फोर के लिए चलाओ ऐसे ही, बोलो चलो कहां तक लिखे हो। हाँ, 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 हम्म, हाँ, ठीक है। आगे तो लिखो, ये तो आप वहीं तक पहुंचे अभी तक। ये तो जिंक हो गया। आगे बढ़ो। 4p6, 5s2, 4d10, 5p6। ये है क्रिप्टन। एक्चुअली है क्रिप्टन नहीं, क्या है ये? जेनॉन है। क्रिप्टन 36 होता है, वो याद रखो ना। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 86। 2 मतलब हीलियम हो गया, 10 मतलब नियोन हो गया, 18 मतलब आर्गन हो गया, और 18 में 18 ऐड करो तो 36 आ जाएगा क्रिप्टन। फिर 18 में 36 में 18 ऐड करो तो 54 आ जाएगा 54 जेनॉन। 54 में 32 ऐड करोगे तो आ जाएगा 86 रेडॉन। दिस विल हेल्प, आपको इससे हेल्प होगी, पता है आपको? ये 54 का 36 तक तो आपको पता है, 36 तक क्रिप्टन होता है, उसके बाद चला दो। क्रिप्टन तक सेम है, तो आपको यहां तक लिखना भी नहीं पड़ता। सुन रहे हो? इसका कोई काम नहीं है ना। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ग्रुप प्रेडिक्ट करना, पीरियड प्रेडिक्ट करना और ब्लॉक, उसके लिए अंदर वाले को तो काम ही नहीं है। जो है वो कौन है? बैलेंस शेल होगा या तो पेनाल्टीमेट शेल होगा, यही लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। 1 2 का तो कुछ काम भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। तो क्रिप्टन तक लिख के भी अपन ऐसा लिख सकते थे, 4s2, 4d10, 5p6, लाइक दिस। समझ गए क्या? और 58 लिखे क्या? इसका थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। हाँ, एफ ब्लॉक आएगा, पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे? 54 तक सेम चला दूं क्या? जल्दी बताओ। जेनॉन तक सेम चला दूं। अब बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। अब अपन आ गए हैं 6th पीरियड में, जहां थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स वाले, है ना। तो अब जैसे ही यहाँ पे आ गए तो 6वें पीरियड में 6s2 पूरा भरा जाएगा। आ गए 56 तक। 57 हमारा लैंथेनम है, सुनना ध्यान से। 57 क्या है? लैंथेनम, क्योंकि डी ब्लॉक में ही है वो, तो 5 के डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फिर 4 का एफ चालू होता है। अब ये पूरा 14 तक भराएगा। सुन रहे हैं क्या? तभी आप लोग याद करो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तीनों लिखे हुए हैं, जिसमें ऐसा क्या लिखते थे अपन, ध्यान देना कैसे लिखते थे। एन का एस पूरा भरा रहेगा, लिखे थे ना चारों ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1 का जो डी है उसमें 0 से 1 तक चलता रहेगा, क्योंकि यहां भी वो शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा। और n-2 का जो f है वो 0 से 14 तक चलता रहेगा।
समझ गए क्या? तो लैंथनम को याद रखना कि 5d1 एक भराएगा फिर नीचे आते हैं ना, 57 तो ऊपर ही है, 58 से 71 नीचे है, तो 57 अगर ऊपर है तो वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो वहां का इलेक्ट्रॉन तो आप डी में ही डालोगे ना, तो 5d चालू करके नीचे आ जाना, 5d स्टार्ट करके नीचे आएंगे और फिर 4f पूरा खत्म करके फिर ऊपर जाएंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक्चुअली 58 का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 5d1 4f1। समझ गए क्या? इसलिए वो भी याद रखो क्या कि लैंथेनॉइड्स की सीरीज 58 से 71 होती है एंड एक्टिनॉइड्स की सीरीज कितना 90 से 103 रहती है। ये याद रहेगा ना अगर आपको, तो कोई भी एटॉमिक नंबर आ जाए, मैं बोल दूंगा 95 का करके बताओ, तो आपको याद रहेगा 95 तो भाई एक्टिनॉइड्स के अंदर आएगा, तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। थर्ड ग्रुप, 7th पीरियड, एफ ब्लॉक खत्म। थर्ड ग्रुप, 7th पीरियड एंड एफ ब्लॉक। तो दिस विल हेल्प अगर आपको ये नंबर्स याद हैं तो, और कोई ज्यादा टफ नहीं है याद करना। आपको 54 तक तो पता है, पांचवा पीरियड 54 में खत्म हो रहा है, पांचवा पीरियड 54 में खत्म हो रहा है, इधर 55 56 57 लैंथेनम है, उसके बाद से 58 से 71 यहां है लैंथेनॉइड्स। फिर आप वापस ऊपर आओगे 72 से 86 तक यहीं करोगे, फिर नीचे आओगे 87 88 फिर 89 आपका क्या आ जाएगा एक्टिनियम, फिर आप नीचे उतरोगे 90 से 103 आपके एक्टिनॉइड्स आ जाएंगे। समझ गए क्या? ठीक है, चलो 58 भी हो गया, तो चलो इसका बताओ, बताओ ना भाई तीनों चीजें। पीरियड 2, हाँ, ब्लॉक पी 7 कैसे? अच्छा 17, ग्रुप 17, कोई डाउट 17 में किसी को? 10 ऐड करे हैं, किसमें 10 ऐड करे हैं? 10 + 7। पी का क्या है रूल हमारा? व्हाट इज द रूल फॉर फाइंडिंग द ग्रुप नंबर ऑफ पी? 10 प्लस नंबर ऑफ, आप याद रखो ना पी उस तरफ है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट मोस्ट एस है, राइट मोस्ट पी है, बीच में डी है, तो बीच के डी के 10 कूदने हैं अपन को आगे, तो इसलिए 10 ऐड किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका बताओ। थर्ड पीरियड, एस ब्लॉक 2, ग्रुप 2। कुछ डाउट है क्या चैतन्य? शशांक बन रहा है? बता इसका पहले पीरियड, फोर्थ पीरियड, डी ब्लॉक 11th ग्रुप। ठीक, 11 कैसे आया 11? 3D n-1 का 10 और ns का 1, 10 + 1 11, डी का रूल। ठीक है, नेक्स्ट 18th ग्रुप हो गया, पीरियड, पीरियड 5th और ब्लॉक टी। और 18 कैसे आया? 18 कैसे आया? अब आप 4D मत काउंट कर देना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, बैलेंस शेल कौन सा है? पांचवा, पांचवे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 हुआ, उसमें 10 ऐड करना है क्योंकि पी ब्लॉक है, तो 10 + 8 18। ठीक है, एंड लास्ट, हाँ, फोर्थ पीरियड, एफ ब्लॉक एंड थर्ड ग्रुप। ठीक है, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट लाइन डाल लो। ये हमारा चैप्टर का एक पार्ट खत्म हुआ है जिसमें अपन ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ना, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी कैसे रिपीट हो रही है, पीरियोडिसिटी कैसे आ रही है। ठीक है, चलो लिखे, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, इसमें हाइफन डाल के पहले एक डेफिनेशन लिखो, द प्रॉपर्टीज विच आर, द प्रॉपर्टीज विच आर, द प्रॉपर्टीज विच आर directly or indirectly, the properties which are directly or indirectly
related to their electronic configuration, directly or indirectly related to their electronic configuration, and which show a regular gradation, ग्रेडेशन का मतलब अपन यहां बोल रहे हैं रेगुलर चेंज, है ना, रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, from left to right in a period, or from top to bottom in a group. Left to right in a period and top to bottom in a group. The properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration. पहला पॉइंट कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होंगी प्रॉपर्टी सारी। तभी तो अपन बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मेजर प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर इज द मेजर प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, नॉट एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। देखिए इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो प्रॉपर्टीज डिसाइड कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। पहला चीज। दूसरा अपन क्या लिखे उसके आगे, और ये प्रॉपर्टी में एक रेगुलर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करोगे, एक पीरियड में तो लेफ्ट से राइट जाओगे ना, पीरियड समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे। तो जब आप ऐसा ट्रैवल करोगे तो उन प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत चेंज आने लगेगा, बट वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट भी होंगी। वही तो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें अपन 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एज द नेम सजेस्ट, हमें इतना तो पता चल गया, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हैं कि एटम स्फेरिकल है ना, तो उसका एक रेडियस तो होगा। तो रेडियस का मीनिंग क्या होता है, सेंटर से, रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे, सेंटर से जो हमारा सरकमफेरेंस है उसका डिस्टेंस, है ना। अगर ये आपका सर्कल है या स्फीयर है, समझ लो ये सेंटर है उसका, तो इसके सरकमफेरेंस से इसका डिस्टेंस को तो रेडियस बोलते हो ना। पर यहां तो मल्टीपल सर्कल्स हो गए क्योंकि मल्टीपल शेल्स हैं। मतलब एक अगर एक एटम है मेरा, हाँ वैलेंस शेल को देखेंगे, किसको देखेंगे, वैलेंस शेल को। मतलब मान लीजिए अगर ये सोडियम है तो सोडियम के पास 3 शेल हो गए, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3। तो उसके आखिरी शेल का सेंटर से डिस्टेंस, यही कहलाता है एटॉमिक रेडियस। समझ रहे हैं क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, या आप एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, डिफाइन करो उसको, लिखो डेफिनेशन। The distance from the center of the nucleus, the distance from the center of the nucleus, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons, to the outermost shell containing electrons, distance from the center of the nucleus to the outermost shell। इतना लिख के नहीं छोड़े, ये भी लिख दिए कि कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वरना सोडियम तो ये भी बोलेगा कि मेरे पास तो 3p भी है, 4s भी है, पर क्या उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं है, वो खाली है। ऑर्बिटल्स हैं पर दे आर एम्प्टी, दे आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो हमें वो देखना है कि इलेक्ट्रॉन आखिरी किस शेल में है, वहां तक का डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस। ठीक है, तो क्या लिखे, आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि देखो एक एटम को देखना भी मुश्किल है ना, आप एक एटम को नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, तो उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट है ना। जिसको देख नहीं सकते उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप एग्जैक्टली या एग्जैक्ट वैल्यूज की नहीं निकाल पाओगे,
तो आप क्या करते हो, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाइड्रोजन एटम का रेडियस चाहिए, पर आपको नेचर में हाइड्रोजन अकेले मिलेगा ही नहीं, वो किस फॉर्म में मिलता है, वो H2 के फॉर्म में मिलेगा या वो HCl के फॉर्म में मिलेगा। अकेले आप कर भी दोगे ना तो वो ज्यादा देर तक उस फॉर्म में रह नहीं पाएगा, हाईली अनस्टेबल है ना। इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन है, ये अकेले नहीं रह पाएगा, ये वापस से एक H को ढूंढ के H2 बना ही लेगा। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास H2 है, क्या है H2, जो कि कैसे बना हुआ है, ओवरलैपिंग करके। H2 कैसे बनता है, एक H का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे H का एक इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, है ना। कहने का मतलब वो दोनों एटम आपस में क्या हुए हैं, ओवरलैप हुए हैं, तब बनती है कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन टू एटम्स ओवरलैप विद ईच अदर, या आप कह लो उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल में ही है ना, तो देयर ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर और बॉन्ड बन जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब एक ये एटम ना होकर के अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया है। तो ये रहा एक एटम, ये रहा दूसरा एटम, और ये रहे उन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इसके भी हैं, ये दो इसके भी हैं, ऐसे ही होगा मॉलिक्यूल हमारा H2 का। अब आप इसको तो पकड़ सकते हो क्योंकि ये तो है नेचर में अवेलेबल, तो आपने इसको पकड़ा, आपने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल दिया। क्या निकाला, इंटर न्यूक्लियस, इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसी को कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसको पकड़ के कर दिए आधा, क्योंकि एक्चुअली दो एटम के बीच का डिस्टेंस हो गया ना, तो आधा तो करना पड़ेगा, तब तो एक सिंगल एटम का रेडियस निकलेगा। पर क्या ये रेडियस एग्जैक्ट है क्या, क्योंकि बीच में कुछ पार्ट ओवरलैप्ड भी है। तो इस टाइप के रेडियस है ना, ये जो रेडियस निकला है इसको अपन कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जो कि एग्जैक्ट रेडियस के बराबर नहीं है, उससे छोटा है, हाँ या ना। अगर आप एक अकेले हाइड्रोजन एटम को पकड़ लेते तो उसका रेडियस इतना होता, पर अभी आपका कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, जो कि इससे कम है। समझ गए क्या? तो आपने फिर एक और तरीका सोचा कि चलो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं, पर ये दोनों भी आपको पता चला कि यार ये दोनों तो बहुत दूर दूर रहते हैं, क्योंकि गैस है ना, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, वेरी लीस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ा दूर रहेगा। पर ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि चलो एक मॉलिक्यूल से निकाल के देख ली, अब ऐसे निकाल के देखते हैं। तो अब आप क्या किए, ये एक H2 था तो एक H ये है, एक H ये है, ये भी एक H2 है तो एक H ये है, एक H ये है, आपने ऐसा पकड़ लिया दोनों को। फिर अगेन इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला और फिर इसको आधा कर दिया, तो ये ज्यादा आ रहा है, बीच में गैप है ना, तो ये ज्यादा आ रहा है, वो कम आ रहा था, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है हमको, क्योंकि अकेले एक एटम को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो या तो आप उसके मॉलिक्यूल से उसका रेडियस निकालोगे, या तो दो मॉलिक्यूल के बीच से उसका रेडियस निकालोगे। ठीक है ना, ये चीज मेटल लोगों के लिए आसान है। जैसे मेटल क्या होते हैं, मेटल ब्लॉक्स में आते हैं। अब पकड़ लो, जैसे गोल्ड का ब्लॉक है ये, है ना, गोल्ड का बार है ये, तो उसके एटम बहुत पास पास है और एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप नहीं होते हैं। तो यहां आपको जो रेडियस मिलेगा ना वो एग्जैक्ट मिलेगा, क्योंकि दे आर नॉट ओवरलैपिंग, दे आर नॉट फार अपार्ट, है ना, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। तो यहां अगर आप दो एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के हाफ करोगे तो आपको एग्जैक्ट एटम का क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। तो तीन टाइप के रेडियस हो गए, जिसमें सबसे बड़ा कौन है, अच्छा मैंने नाम नहीं बताया आपको, सॉरी। इस टाइप के रेडियस को बोलते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस। क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल्स रेडियस। नाम सुना है आपने कभी ये, कि पहली बार सुने आज? सुने हैं, कहां सुने हैं? हाँ, नहीं नहीं, सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। क्या है, जैसे आपका फिजिक्स का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वैसे ही केमिस्ट्री का वॉन डेर वाल्स फोर्स है। कैसा था फिजिक्स का ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी दो बॉडी है जिसका मास है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, समझ रहे हैं? कोई भी दो बॉडी जिसका मास है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, वैसे ही इसका भी मास है इसका भी मास है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। बट वो बहुत वीक होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वीकेस्ट फोर्स होता है। फिजिक्स में बात करें तो उन सारे जितने भी फोर्स आप पढ़ते हो फिजिक्स में, उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब सीधा दिमाग में ग्रेविटी नहीं आनी चाहिए ना, कोई भी दो मास, तो आप और हम भी एक मास है, तो हम हमारे बीच में भी वो अट्रैक्टिव फोर्स है, पर वो इतना वीक है कि हम अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
या यूं कह लो कि हमको एक और बड़ा बॉडी है जो अट्रैक्ट करे बैठा है, वो है अर्थ। उसका मास तो बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए हम उसके अट्रैक्शन के कारण हम आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसको रेडियस को बोलेंगे वॉन डेर वाल रेडियस, और इसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। इसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। तो अब 3 टाइप के रेडियस समझ गए, कोवेलेंट, वॉन डेर वाल्स, मेटालिक। अब बताओ तीनों में बड़ा कौन है? वॉन डेर वाल्स। फिर उसके बाद कौन आएगा? मेटालिक। और सबसे छोटा कौन है? कोवेलेंट। ये तीनों का ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए क्या ये वाला पार्ट? ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं वो रेगुलर ग्रेडेशन की, कि अगर मैं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करूं या एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आऊं, तो एटॉमिक रेडियस का क्या हाल होने वाला है? क्या ये बढ़ेगा, क्या ये इंक्रीज होगा, क्या ये कांस्टेंट रहेगा, है ना? तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जब मैं एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो क्या हो रहा है? लिथियम, फॉर एग्जांपल लिथियम समझ लो, सोडियम समझ लो, पोटेशियम समझ लो, यही तीन को पकड़ लेते हैं पहले। ग्रुप नंबर 1 के ये तीन तो हमें याद है ना। तो लिथियम का आखिरी शेल कौन सा है? अगर ये न्यूक्लियस है तो ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकेंड शेल है, बस। इसमें 2 है और इसमें 1 है, खत्म हो गया। सोडियम के बारे में क्या ख्याल है? ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। पोटेशियम के बारे में क्या ख्याल है? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर ये 8 और फिर ये 1। क्या लग रहा है, साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये है इसका एटॉमिक रेडियस, ये है इसका एटॉमिक रेडियस, और ये है इसका एटॉमिक रेडियस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। आप जब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। देखो, उनका हमें आउटर शेल ही तो पीरियड नंबर बता रहा था ना, या पीरियड नंबर आउटर शेल बता रहा है, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो फोर्थ पीरियड के पास आखिरी शेल कौन सा है? फोर्थ वाला। फिफ्थ पीरियड वाले एलिमेंट के पास आखिरी शेल कौन सा है? 5वां वाला। और सिक्स्थ पीरियड के पास आखिरी शेल कौन सा है? 6th वाला। और 7th वाले के पास आखिरी शेल 7th वाला है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इसका रीजन हम क्या बोल सकते हैं? एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, number of shells increases. Number of shells increases, so the distance of the nucleus from the outermost shell increases. Therefore, radius increases. Correct? सही है ये। अब बात करते हैं पीरियड की। इसी वाले लिथियम के पीरियड को पकड़ लेते हैं, कि लिथियम से लेके अपन जाते हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। सबके पास 2 ही शेल है। सबके पास क्या है? 2 ही शेल। ये रहा लिथियम, जिसके पास अंदर न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है और 2 शेल है। बेरिलियम है, उसके पास प्रोटॉन के अंदर, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन है और 2 शेल है। बोरॉन में आएंगे तो उसके अंदर 5 प्रोटॉन है और 2 शेल है। कार्बन में आएंगे तो उसके पास 6 प्रोटॉन है और 2 शेल है। और ऐसे ही चल रहा है, मतलब सबके पास नंबर ऑफ शेल 2 ही है। तो रेडियस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसका रीजन समझो, मैंने क्यों लिखा है प्रोटॉन, इसका मतलब समझना। ये प्रोटॉन ही तो है जो आखिरी शेल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आप सोचिए, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस और नो? when you are moving from left to right in a period, atomic number increases. Am I clear? Atomic number increases, यानी कि number of proton increases, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज समझ गए क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस का चार्ज कौन होता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, यानी कि न्यूक्लियस का पूरा चार्ज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोटॉन के ऊपर। तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, प्रोटॉन इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा तो वो आखिरी शेल को और ज्यादा फोर्स से खींचेगा। भले 2 शेल है सबके पास, बट सेकेंड वाला शेल धीरे धीरे अंदर श्रिंक होने लगेगा, क्योंकि उसके लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके सेकेंड वाले शेल को 3 प्रोटॉन खींच रहे होंगे, तो इसके सेकेंड वाले शेल को 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इसके सेकेंड वाले शेल को 5 और इसके सेकेंड वाले शेल को 6 एंड सो ऑन। तो ये साइज छोटा होते जाएगा। So when we move from left to right in a period, atomic size या atomic radius decreases. यहाँ पे atomic radius increases और यहाँ पे it decreases. समझ में आया क्या? तो ये इसका ट्रेंड हो गया। ट्रेंड बोलते हैं इसको ना, रेगुलर ट्रेंड। जो ग्रेडेशन हमने लिखा था ना, ये ट्रेंड है। किसके अक्रॉस ट्रेंड है? इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। ये 2 चीजें अपन डिफाइन करते हैं ट्रेंड में, कि इस प्रॉपर्टी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसा है।
ये कैसे ट्रेंड कर रही है प्रॉपर्टी इन अ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखेंगे इसी में, एटॉमिक रेडियस के अलावा एक और चीज होती है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयन एटम से ही तो बनेगा ना, तो उनका भी रेडियस होगा, पर वो बनते कैसे हैं? हाउ आर आयंस फॉर्म्ड? आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन कैटायन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एनायन। करेक्ट? दो टाइप के आयन पढ़े आपने, कैटायन और दूसरा एनायन। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बना हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैटायन अपने पेरेंट एटम से जिससे वो बना है छोटा होगा कि बड़ा होगा? आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझना। ये रहा सोडियम और इससे बनेगा सोडियम आयन, यस और नो? अब बताओ दोनों में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? सोडियम, सोडियम बड़ा होगा? ऐसा तो नहीं सोचना पेरेंट है तो बड़ा होगा। हाँ, सोडियम आयन बड़ा होगा बोल रहे हो? अच्छा, उसने बड़ा सोडियम आयन को बोला, बाकी सब क्या बोल रहे हो? सोडियम बड़ा होगा। रीजन पहले आप बताओ। अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अच्छा, सोडियम के पास 2,8,1 था अगर हम पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन याद करें तो, और जब वो आयन बनता है तो 2,8 हो जाता है, तो एक शेल ही कम हो गया। तो फिर ये बड़ा कैसे हो सकता है ना? तो कैटायन आर ऑलवेज, कैटायंस अपने पेरेंट एटम से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। सुने, समझ में आया क्या? कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। व्हाट अबाउट एनायन? क्यों होना चाहिए बड़ा? ये छोटा है तो वो बड़ा होना चाहिए सर। क्लोराइड आयन है ना, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 18 हो चुके हैं, इसके पास भी 3 शेल थे, इसके पास भी 3 ही शेल हैं, तो शेल में बढ़ोतरी तो नहीं हुई है बट इलेक्ट्रॉन्स में हुई है। प्रोटॉन तो बराबर है ना, प्रोटॉन को कुछ नहीं कर सकते आप। 17 प्रोटॉन इसके पास भी है, 17 प्रोटॉन इसके पास भी है। यहां 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं समझो, और यहां 17 18 को खींच रहे हैं। कौन ज्यादा खिंचाएगा? ऊपर वाला, यानी कि पेरेंट छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। इसका रीजन न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। प्रोटॉन बढ़े नहीं है बट इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम हो गया इनके लिए। जो लोग पहले 8 लोग को खींच रहे थे अब उनको 9 को खींचना है, तो थोड़ा सा खिंचाव कम हो जाएगा ना, एक बढ़ने के कारण। खींचने वाले तो उतने ही है बट जिनको खींच रहे थे वो बढ़ गए हैं, जिनके कारण अब वो कम खिंचाएंगे, ये ज्यादा खिंचाएंगे, तो ये छोटे हो जाएंगे, ये बड़े रह जाएंगे। तो एन आयन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, आपको याद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते थे? पढ़े अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जैसे आइसोटॉप होते थे, आइसोबार होते थे, ये दो तो आप पढ़ते थे 9th 10th में भी। पर इसके अलावा हमने इस बार में 2-3 चीजें और ऐड करी थी, एक आइसोटोन और एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोटोन क्या था और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या था, किसी को याद है क्या? वो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, मतलब स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज है बट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसोटोन्स क्या होंगे? जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एग्जांपल समझना, जैसे कि Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले में F नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव। सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। आइदर बाय लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने 10 किए, या आइदर बाय गेनिंग सम इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने 10 किए। देखिए सब चाहते थे ना नोबल गैस के जैसे बनना, सब चाहते थे नोबल गैस नियॉन के जैसे बनना। अब क्वेश्चन आया है इनका साइज कैसा होगा आपस में, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन 10 है, तो हाउ विल देयर साइज वेरी? इनका ऑर्डर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? क्या देखेंगे अपन? देखिए इलेक्ट्रॉन तो अब में सेम है, शेल भी सबके पास 2 है, शेल भी सबके पास
दो है, तो अपन प्रोटॉन देखेंगे। किसको देखेंगे? क्योंकि प्रोटॉन से ही न्यूक्लियर चार्ज का पता चलेगा। ये पूरा का पूरा साइज किस पे डिपेंड कर रहा है कि न्यूक्लियस कितना फोर्स से आखिरी शेल को अपनी तरफ खींच रहा है। कितने प्रोटॉन इसके पास? 11। एटॉमिक नंबर 12, 13, 9, 8, 7, 10 तो मैंने लिया ही नहीं है ना। हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लिया, नियॉन को छोड़ के मैंने आगे के 3 ले लिए। अब बताओ किसके पास प्रोटॉन ज्यादा है? एल्यूमिनियम आयन के पास। इलेक्ट्रॉन सबके पास 10 है, मतलब जो खींचने वाले हैं ना, मतलब जो खिंचवाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो सबके पास 10 है, पर खींचने वाले किसमें ज्यादा है? एल्यूमिनियम में। तो कौन ज्यादा खिंचाएगा? तो एल्यूमिनियम सबसे छोटा होगा। एल्यूमिनियम सबसे छोटा। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिख दूं तो क्या होगा? सबसे बड़ा कौन होगा? नाइट्राइड। नाइट्राइड, नाइट्रोजन नहीं, दोनों अलग अलग है ना। नाइट्रोजन तो फिर आप एटम की बात कर दिए, हम तो बात करें नाइट्राइड आयन की, क्योंकि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है सारे के सारे 6 हो। तो नाइट्राइड सबसे बड़ा होगा, उसके बाद हमारा ऑक्साइड, उसके बाद फ्लोराइड, उसके बाद सोडियम आयन, उसके बाद मैग्नीशियम आयन, और सबसे छोटा होगा आपका एल्यूमिनियम। मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। समझ गए क्या? प्रोटॉन ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर बढ़ रहा है तो उसका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा शेल को लेकर के। ठीक है, तो ये समझ गया ना। प्रोटॉन का ज्यादा नंबर होना न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो आखिरी शेल को अपनी तरफ जल्दी खींचेगा, और अगर खींच रहा है तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा, स्मॉलर, साइज डिक्रीजेस। समझ जाएगा ये सारे पॉइंट्स? ठीक है, चलो उसको एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेडियस, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वॉन्डरवॉल। फिर पढ़ेंगे इनका ट्रेंड कैसा है ना, पीरियड में और ग्रुप में। और फिर पढ़ेंगे कैटायन और एनायन वाला पार्ट, और फिर लास्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट। ठीक है, चलो लिखो पहले टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। लिखना टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। हाइफन डाल के लिखो डिपेंडिंग अपॉन whether an element is a metal or a non-metal, depending upon whether an element is a metal or a non-metal, depending upon whether an element is a metal or a non-metal, there are 3 types of atomic radius. There are 3 types of atomic radius. हाइफन डाल के तीनों के नाम लिखेंगे। ए कोवेलेंट रेडियस, बी वॉन्डरवॉल्स रेडियस, एंड सी मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करते हैं। लिख लो एबीसी में। ए पहला कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। हाँ लिखो उसमें हाइफन डाल के। इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन, it is defined as 1/2 the distance between the nuclei of 2 covalently bonded, it is defined as 1/2 the distance between the nuclei of, defined as 1/2 the distance between the nuclei of 2 covalently bonded atoms. कोवेलेंट रेडियस बोल रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड आनी चाहिए बीच में। 2 covalently bonded atoms of the same element in a molecule, 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 full stop. This is used for non-metals. This is used for non-metals. This is used for non-metals. ऐसे लिख लेना, R covalent is equals to half of the, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। सुन रहे हो क्या?
जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपन ने निकाला था ना, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। उनके बीच की बॉन्ड है तो उसकी लेंथ कितनी है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड याद है आपको? कार्बन कार्बन की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन की डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन की ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, डबल का छोटा, ट्रिपल का और छोटा। इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ऐसे डिनोट करते हैं ना अपन बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड को ऐसे नहीं शो करते अपन ऐसा बॉन्ड लगा के, बट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अपन ये डैश यूज करते हैं। सिंगल डैश रिप्रेजेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल डैश फॉर डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल डैश फॉर अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनका एक बॉन्ड लेंथ होता है, उसका आधा करना है अपने को। समझ रहे हैं क्या? तो दिस टाइप ऑफ रेडियस किसके लिए अपन यूज करेंगे? फॉर नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्डेड ही रहते हैं जनरली। ठीक है, चलो सेकंड लिख लो। सेकंड, वॉन्डरवॉल्स रेडियस। हेड डाल के छोड़ देना। वॉन्डरवॉल्स रेडियस, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वॉन्डरवॉल्स रेडियस